नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं विजय धनुष एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अनुराग साहू। आज मैं इस चैनल पर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है ऑडिटिंग। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 2 के बच्चे, आपको ऑडिटिंग पढ़ना एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में है। आज मैं इसी को स्टार्ट करूंगा। ऑडिटिंग क्या होती है, कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा। आज पहला दिन है, पहली क्लास है, तो इसमें बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मैं कौन कौन से टॉपिक आज कवर करूंगा इस वीडियो में। तो मैं आपको बताऊंगा मीनिंग क्या होती है ऑडिटिंग की, उसके बाद ओरिजिन क्या है, मतलब कहां से ये ऑडिटिंग शब्द निकला है, फिर इसकी डिफिनेशन क्या होती है, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है ऑडिटिंग की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑडिटिंग शब्द निकला कहां से है। देखिए, द वर्ड ऑडिट डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स टू हियर। क्या मतलब हुआ? ऑडिट जो शब्द है वो लैटिन शब्द के ऑडायर से निकला है जिसका मतलब होता है सुनना। इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, इसका मतलब सुनना क्यों है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताता हूं। देखिए, पहले क्या होता था, जो हमारे बिजनेसमैन थे उनके पास कैपिटल बहुत कम होती थी। जो बिजनेसमैन होते थे उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा कम होती थी। जब कैपिटल कम होगी तो ट्रांजैक्शंस भी बिजनेस में कम होंगे। तो कैपिटल अगर कम होगी तो बिजनेस में जो अकाउंट्स होंगे वो भी कम बनेंगे। तो मेन बात यह है कि उनके पास कैपिटल कम होती थी तो बिजनेस को स्मॉल रखते थे, स्मॉल टाइप का बिजनेस वो स्टार्ट करते थे। तो होता क्या था, उनके पास ट्रांजैक्शन भी कम होती थी, जो कैश में लेन देन था वो भी कम होता था। तो बिजनेसमैन क्या करता था, जो बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स को तैयार करता था वही उसको चेक भी करता था। मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है, इसने अकाउंट्स को तैयार किया। जब इसने अकाउंट्स को तैयार किया तो कम अकाउंट बने, कम ट्रांजेक्शन थे, तो यही अकाउंट्स को चेक भी कर लेता था। लेकिन फिर क्या हुआ, अकाउंट्स बढ़ने लगे, बिजनेस जो था वो बढ़ने लगा। तो इसलिए अकाउंट जो बनाते थे लोग वो उसको चेक नहीं करते थे, एक नए व्यक्ति को मतलब न्यू पर्सन को बुलाते थे और वो अकाउंट्स को चेक करता था। इस प्रकार ऑडिटिंग का विकास होने लगा कि जो व्यक्ति अकाउंट तैयार करेगा वो अकाउंट को चेक नहीं करेगा, एक नए व्यक्ति को बुलाया जाएगा जो अकाउंट्स को चेक करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको ऑडिटर बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब टू हियर कैसे आया, यहाँ पे जो टू हियर लिखा है इसका मतलब क्या है। देखिए, प्राचीन काल में पहले के जमाने में क्या होता था, अकाउंट्स कम थे। तो होता क्या था, एक व्यक्ति अकाउंट्स को बनाता था, प्रिपेयर करता था, फिर वो जाता था किसी दूसरे व्यक्ति जो कि एक्सपीरियंस है, जिसको नॉलेज है, उसके सामने क्या होता था, वो अकाउंट्स को सुनाता था। मतलब श्याम को अगर पैसा देना है तो श्याम को 10,000 देने हैं। मान लीजिए श्याम को 10,000 देने हैं। हमने फर्नीचर खरीदा है, उसकी कीमत 20,000 है। इस प्रकार वो अकाउंट्स को सुनाता था, किसके आगे, एक एक्सपीरियंस व्यक्ति के सामने। और वो एक्सपीरियंस व्यक्ति सुनता था, फिर अपना ओपिनियन देता था कि हाँ अकाउंट्स ठीक है, हाँ अकाउंट्स सही है, इसमें ये सुधार करने की जरूरत है। तो उस प्रकार वो अपना ओपिनियन देता था। तो यहीं से ये शब्द ऑडायर निकला। फिर इसका मतलब यहीं पे लोग बोलने लगे, इसका मतलब टू हियर मतलब सुनना। जो व्यक्ति सुनता था उसी को ऑडिटर कहने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, इंग्लैंड में एक व्यक्ति रहते थे। इंग्लैंड देश में एक व्यक्ति रहता था, वेनिस शहर। इंग्लैंड में एक शहर है वेनिस, वहां पे एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था ल्यूको पैसियोली। ल्यूको पैसियोली, या इसको ल्यूका पैसियोलो भी बोलते हैं। तो ये रहते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सन 1494 में, 1494 में इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का विकास कर दिया। मतलब डबल एंट्री सिस्टम को विश्व को दे दिया। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इसके जन्मदाता कौन है डबल एंट्री सिस्टम के, ल्यूका पैसियोलो। इन्होंने सन 1494 में मतलब 1494 में डबल एंट्री सिस्टम को दिया था। अब लोगों को क्या हुआ, एक प्रॉपर
मेंटेन करने के लिए अकाउंट्स एक सिस्टम मिल गया, एक एंट्री सिस्टम मिल गया जिसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो लोग जो व्यक्ति अकाउंट बनाता था उस पर विश्वास करना कम कर दिए। मतलब जो अकाउंट बना रहा है वही अगर चेक करेगा तो वो सारी एंट्री सही कर देगा कि हाँ मैंने ही बनाया है, सारे अकाउंट जो है वो सही है। इसीलिए जो व्यक्ति अकाउंट बनाता था उस पे लोगों ने विश्वास करना कम कर दिया, बल्कि जो नया व्यक्ति आता था जो उसको चेक करता था उसको उसके ऊपर जो बिलीव करना वो ज्यादा कर दिया। जैसे मैच में होता है, मैच में अगर दो टीमें खेल रही हैं तो अंपायर जो होता है वो दोनों टीम में से कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, एक नए पर्सन को बुलाया जाएगा जो अंपायरिंग करेगा। इसी प्रकार अकाउंट जो तैयार करते थे वो व्यक्ति वही नहीं होता था जो अकाउंट को बनाता था, एक नए व्यक्ति को बुलाया जाने लगा, उसको ऑडिटर कहने लगे। तो इस प्रकार यहाँ पे मैंने थोड़ा इतिहास बता दिया कि कैसे इसको लिया गया। फिर यहाँ पे इंडिया में क्या हुआ, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट की स्थापना हुई 11 मई 1880 को। मतलब 11 मई 1880 को क्या हुआ, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स की स्थापना हुई, इसको स्टेब्लिश किया गया। इसका काम क्या था, इसका काम था अंकेक्षक तैयार करना, मतलब ऑडिटर को प्रिपेयर करना, ऑडिटर को बनाना। पहले क्या होता था, जो व्यक्ति द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट से डिग्री ले लेता था उसको क्या कहते थे, उसको ऑडिटर कहते थे। मतलब मान लिया जाता था हाँ वो ऑडिटर है, वो ऑडिटर अब बन सकता है। फिर क्या हुआ, एक नई संस्था बनी, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स। इस नाम से भी एक संस्था बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। अगर इससे कोई एग्जाम पास कर लेता था, मतलब इस संस्था से कोई एग्जाम पास करके आता था तो उसको भारत में भी ऑडिटर कहने का मौका मिल जाता था, मतलब वो ऑडिटर बन सकता था भारत में भी। तो इस प्रकार विकास हुआ ऑडिटिंग का। फिर आइए मीनिंग समझते हैं कि ऑडिट की आखिर मीनिंग क्या है। देखिए मीनिंग में ये बोला गया है कि ऑडिट मीन्स एग्जामिंग द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जामिन करना मतलब चेक करना बैलेंस शीट को, जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, आर्थिक चिट्ठा होता है उसको, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, एंड देयर रिलेटेड बुक्स, और उससे रिलेटेड बुक्स को, जैसे कैश अकाउंट है, क्रेडिट बुक होती है उसको, अकाउंट्स को चेक करना। लेजर में आपने देखा होगा बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, श्याम अकाउंट्स, राम अकाउंट्स, फर्नीचर अकाउंट्स, मशीनरी अकाउंट्स, उनको चेक करना। एंड सर्टिफिकेट सो दैट द ऑडिटर कैन सेटिस्फाई हिमसेल्फ एंड गिवन एन ऑनेस्ट report that the balance sheet has been prepared as per the rules and the business is being conducted properly, जिससे बिजनेसमैन का जो ऑडिटर है वो सेटिस्फाई हो सके कि बिजनेस जो है वो सही तरीके से चल रहा है, अकाउंट सही तरीके से प्रिपेयर है, बैलेंस शीट सही तरीके से बनाए जा रहे हैं। अच्छा एक बात यह है कि ऑडिटर को क्यों संतुष्ट होना चाहिए, क्यों सेटिस्फाई होना चाहिए कि हमारा बिजनेस सही चल रहा है, क्योंकि ऑडिटर अगर वो चेक करके चला जाता है, मान लीजिए ये उसका सारा डॉक्यूमेंट है, ऑडिटर रिपोर्ट दे दिया कि हाँ सारे बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स बने हैं वो सही हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सही है, कोई भी फ्रॉड नहीं हो रहा है, सब कुछ उसने सही करके अपना साइन करके वो चला गया। लेकिन अगर फिर निकल गया कि इसमें कुछ गलती है, ट्रांजेक्शन कुछ गलत है, या फिर यहाँ पे अकाउंट्स कुछ गलत बनाए गए, तो क्या होगा, ऑडिटर पे केस हो सकता है, ऑडिटर को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए ऑडिटर ऐसे ही अपनी रिपोर्ट नहीं देता, वो सारे कुछ को चेक करता है। लेकिन बात यह आती है कि वो चेक कैसे करेगा। जैसे हमने अकाउंट में लिख दिया, मान लीजिए मेरी बैलेंस शीट है और यहाँ पे हमने बना दिया ये एसेट साइड है, इसमें लिख दिया कि हमारा कैश जो है वो 50 लाख रुपए है, 50 लाख कैश हमारा 50 लाख पड़ा हुआ है, हमने बुक में दिखा दिया। तो अब पता कैसे चलेगा क्या कैश सच में 50 लाख है भी कि नहीं। तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा। कैसे वेरीफाई करेगा, बैंक जाएगा, वहां पे जो कैशियर होगा जहां पे हमारा अकाउंट है उससे पूछेगा क्या इनके अकाउंट में, इस कंपनी के अकाउंट में 50 लाख है, तो बताएंगे कि हाँ है, तो फिर वो उसको टिक कर देगा, वेरीफाई कर देगा। और ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर जो वहां पे ऑडिट करता है तो उसको टाइम भी दिया जाता है कि 1 साल के अंदर इसकी ऑडिट कंप्लीट होनी चाहिए, या जितना टाइम पीरियड दिया गया उतने समय में ऑडिट कंप्लीट होनी चाहिए। और ऑडिटर क्या करता है, यहाँ पे
वो कई चिन्हों का प्रयोग करता है, मतलब साइन का प्रयोग करता है, सिंबल का प्रयोग करता है, सिंबल्स का प्रयोग करता है कि अगर कोई अकाउंट है वो सही नहीं दिख रहा है, कुछ इसमें गड़बड़ दिख रही है, तो किस प्रकार के सिंबल्स का यूज करेंगे, इस प्रकार के सिंबल्स का यूज करेंगे, इस प्रकार के सिंबल्स का यूज करेंगे। और वो सिंबल्स किसी को बताते भी नहीं है, वो अपना बनाए रहते हैं कि इस अकाउंट को दोबारा चेक करना है, यहाँ पे कैश में कुछ वो मिस्टेक दिख रही है, तो इस प्रकार वो चेक करते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया कि बैलेंस शीट में हमारी मशीनरी है, यहाँ पे 20 लाख रुपए की हमारी मशीनरी लगी हुई है बिजनेस में। पता कैसे चलेगा कि अब सच में 20 लाख है, 20 लाख की मशीनरी है, डिप्रिशिएट तो नहीं हुई है? तो जाके चेक करेगा, वेरीफाई करेगा सच में मशीनरी है कि नहीं बिजनेस में। तो इस प्रकार वो चेक करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो ऑडिटिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। देखिए बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको बुक में मिल जाएंगी, बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, देयर मस्ट बी अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन। ऑडिटिंग जो होता है वो किसी कंपनी का ही होता है और इंस्टीट्यूशन का ही होता है। कोई भी व्यक्ति का ऑडिटिंग नहीं सुने होंगे कि वो व्यक्ति है उसका ऑडिटिंग हो रहा है, नहीं, किसी कंपनी में या इंस्टीट्यूशन का ही ऑडिटिंग होता है। वो प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। ये जो प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है, क्या, कंपनी और इंस्टीट्यूशन, ये प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है, लेकिन होगी कंपनी और इंस्टीट्यूशन भी। फिर यहाँ पे ऑडिटर, अब ऑडिट करने के लिए ऑडिटर का होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो उसको आता है सब कुछ हिसाब किताब उसको दे दिया जाए कि ऑडिट करिए, ऐसा नहीं है। ऑडिटर बनने के लिए भी सीए की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास सीए की डिग्री है, आईसीएआई के द्वारा वो मान्यता प्राप्त है, तभी आप एक ऑडिटर बन सकते हैं। तो ऑडिटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यही ऑडिटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। वाउचर का होना, अब चेक कैसे करेंगे कि वाउचर है भी कि नहीं, उसकी पक्की रसीद होनी चाहिए। मान लीजिए आप मशीन खरीद के लाए, मशीन आप 10 लाख की खरीद के ले आए मार्केट से, ना कोई प्रमाण है, ना उसका कोई वाउचिंग है, ना कोई बिल है, तो पता नहीं चलेगा कि मशीन सच में खरीदे थे कि ऐसे ही लाए थे। तो वाउचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कंपनी में, तो वाउचर वो चेक करता है। फिर टू एग्जामिन द ट्रूथनेस ऑफ बुक्स, जितने भी बुक्स बनाए गए हैं किसी कंपनी में या इंस्टीट्यूशंस में, उसकी सच्चाई मतलब सही है कि नहीं, उसको चेक करता है कौन, ऑडिटर। टू फॉलो द रूल्स, अब ऑडिटर के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि वो इस प्रकार के रूल्स को वो चेक करेगा। मतलब कैश है तो अगर कैशियर बोल दिया हाँ 50 लाख उसके अकाउंट में है, तो उसको मानना पड़ेगा कि हाँ सच में 50 लाख है, ऐसा नहीं कि वो कहेगा दिखाओ। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको ऑडिटिंग के वक्त उसको फॉलो करना जरूरी है। फिर टाइम पीरियड, जैसे मैंने पहले भी बताया कि टाइम पीरियड होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि 5 साल 10 साल ऑडिटिंग ही चल रही है, किसी कंपनी का ऑडिटर आया और 10 साल तक ऑडिटिंग ही कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक निश्चित टाइम पीरियड दिया जाता है, एक सर्टेन टाइम में उसको अपना वर्क को कंप्लीट करना रहता है। फिर वेरिफिकेशन, जैसा कि अकाउंट्स में मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपने बोला कि मेरा फायर से नुकसान हो गया 10 लाख का, तो कैसे नुकसान हो गया, उसका कुछ इंश्योरेंस होगा, कुछ प्रमाण होगा, कुछ वेरीफाई चीजें होंगी जिससे आपको पता चल सके कि हाँ आपका नुकसान हुआ है। देखिए जो फिजिकल चीजें होती हैं, मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जाता है, उनको वेरीफाई किया जाता है कि वो संस्था में है कि नहीं, मशीनरी है कि नहीं। बिल्डिंग आपने दिखाया 1 करोड़ की, क्या 1 करोड़ की बिल्डिंग की वैल्यू है कि नहीं, इसको चेक किया जाता है। फिर यहाँ पे अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिपोर्टिंग। देखिए जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है फिर क्या होता है, ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट देता है, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और रिपोर्ट में सारी चीजें लिखता है कि इसके जो अकाउंट्स है वो सही बने हुए हैं, मशीनरी इस संस्था में है, इस ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी है, फर्नीचर जितने का इन्होंने दिखाया उतने की है, बिल्डिंग जितने का इन्होंने दिखाया उतने की है, सब कुछ वो अपना रिपोर्ट में लिखता। उसके बाद क्या होता है, रिपोर्ट देने के बाद तो उसको चेक कराया जाता है कि क्या उसने रिपोर्ट में सही दिया है कि नहीं।
अगर कुछ रिपोर्ट में गलती निकलती है, मान लीजिए कैश उनका 20 लाख था और इन्होंने लिख दिया कि 10 लाख, तो फिर ऑडिटर पर भी मुकदमा दायर होता है, उस पर केस चलाया जाता है। और ऑडिटर को ये राइट होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो जो ऑडिटिंग की रिपोर्ट होती है उसमें वो अपने सुझाव दे सकता है, अपनी एडवाइस दे सकता है, अपने सजेशंस दे सकता है कि हाँ यहाँ पे ये संस्था कुछ गलत कर रही है या इस संस्था में यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, तो अपनी रिपोर्ट भी दे सकता है कौन? ऑडिटर। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कौन कौन चीजें इसमें आएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स में। सबसे पहले जो ऑडिटिंग है वो किसी कंपनी या संस्था या इंस्टीट्यूशंस का ही होगा। फिर करेगा कौन? जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑडिटर ही इसको करेगा, कोई भी व्यक्ति ऑडिटिंग नहीं करेगा। ऑडिटर के लिए भी ICAI की डिग्री होनी चाहिए, CA की डिग्री होनी चाहिए। फिर वाउचर आपके पास होना चाहिए, कोई भी आपने गुड्स खरीदा है या गुड्स सेल किए तो उसका वाउचर होना चाहिए, आपके पास प्रमाण होना चाहिए। टू एग्जामिन द ट्रूथनेस ऑफ बुक्स, सच्चाई है कि नहीं बुक में, सही चीजें जो एंट्री की गई वो सही है कि नहीं, इसको भी चेक करना। टू फॉलो द रूल्स, जितने भी ऑडिटिंग के लिए रूल्स बनाए गए उसको पढ़ना, उसको चेक करना, उसको फॉलो करना। टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड आपको दिया गया उतने टाइम पीरियड में काम को कंप्लीट करना, ये ऑडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं ऑडिटर के। फिर यहाँ पे वेरीफाई करना, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको वेरीफाई करना कि वो संस्था में है कि नहीं। फिर अपनी रिपोर्ट देना, अपने सजेशंस देना कि ऑडिटिंग में ये गलतियां हैं, ये आपके संस्था में गलती है, इसको आप सुधार कर सकते हैं, इसको आप सही कर सकते हैं। तो टोटल इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि क्या क्या इसकी मीनिंग है, ऑडिटिंग की मीनिंग क्या है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दिया कि कैसे ये आया, और यहाँ पे मैंने इसका हिस्ट्री बता दिया ब्रीफ में। तो ये ऑडिट की पहली क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।